संवाद सत्र में बैठे हैं। जब तक आपकी ओर से प्रश्न न आए, प्रति प्रश्न न हो, तब तक यह सत्र अधूरा लगेगा। तो पहले विद्यार्थियों की ओर से, श्रोताओं की ओर से मैं चाहूंगी कि आप किसी भी प्रकार से आपको लगता है प्रसाद साहित्य पर आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हमारे विद्वान वक्ता यहाँ बैठे हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। आप आमंत्रित, बिल्कुल आइए। अभी दोपहर में जब प्रथम सत्र था तो उस समय मेरा नाम संजीव कुमार शुक्ल है, शोध छात्र हूँ व्याकरण विभाग। तो जब दोपहर में प्रथम सत्र था तो उस समय गुरु जी आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कमानी, वो जीवन का सबसे अंतिम ग्रंथ है, अर्थात अपने जीवन के सबसे अंतकाल में उन्होंने कमानी की रचना की थी। तो जैसा कि कमानी का नाम है, कमानी यह शब्द आपका संस्कृत निष्ठ है, कमानी संस्कृत शब्द है। और इसके अलावा कमानी में जितने भी अध्याय हैं, जैसे प्रथम से लेते हुए आपका चिंता, आशा इत्यादि जितने भी नाम हैं, वो सभी नाम संस्कृत निष्ठ शब्दों में हैं। जितने भी अध्याय हैं सब संस्कृत में ही हैं। इसका तात्पर्य क्या ये हो सकता है कि अपने जीवन के अंतकाल में जयशंकर प्रसाद जी को संस्कृत से अधिक लगाव हो गया था, अधिक प्रेम हो गया था। कि अपने मतलब सबसे अंत में उन्होंने कमानी रचना की और कमानी में जितने भी अध्याय हैं वे सभी अध्याय संस्कृत भाषा में ही हैं। चाहे आपका चिंता हो, चाहे आपका आशा हो, चाहे आपका श्रद्धा हो, चाहे काम हो, जितने भी शब्द हैं सब संस्कृत में। इसके पूर्व में जितनी भी रचनाएं हैं, आंसू देख लीजिए, लहर देख लीजिए, वे संस्कृत से भिन्न है। लेकिन कमानी जो नाम है वो भी संस्कृत में है और जो अध्याय है कमानी के जितने भी अध्याय हैं वो भी संस्कृत में ही है। तो क्या इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने जीवन के अंतकाल में जयशंकर प्रसाद जी को संस्कृत से अधिक प्रेम, अधिक लगाव कुछ ऐसा? बहुत अच्छा प्रश्न आया और मैंने कहा था कि उपनिषद काल का जो श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर था कि प्रश्नों में झड़ी लग गई थी, मैं कौन हूँ। और बहुत बधाई आपको। पहली बात तो हम ये समझिए कि संस्कृत और हिंदी अलग नहीं है। जब हम भाषा के विकास को देखते हैं तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पौराणिक हिंदी और हिंदी, आधुनिक हिंदी, इस तरह से हम प्रवेश करते हैं। तो जो चीज हमारी भारतीय संस्कृति के जड़ों में जो हमें भाषा दिखाई दे रही है वह अलग नहीं है। उसका रूप हमें हर काल में, हर जगह पर वह संस्कृत हमको दिखाई देगी। संस्कृत जो है कहा गया है कि ज्ञान की भाषा है, क्योंकि हमारा जितना भी साहित्य है, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि जो भी है वह संस्कृत में ही समाहित है। बाद में युग की दृष्टि से, युग सापेक्षता की दृष्टि से उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश चीजें आती हैं। लेकिन जब जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य का सृजन कर रहे हैं तो उनका जिस तरह का ज्ञान है, उनका जिस तरह का अध्ययन है, जिस तरह का उनका अध्ययन का जो उन्होंने बारीकियां पकड़ी है, वह अध्ययन का मूल स्रोत हमारा प्राचीन साहित्य है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। हमारे वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, सूत्र है, तमाम सारी चीजें हैं। तो जब उनका आधार हमारा प्राचीन आर्ष साहित्य है तो वो जो भी उनकी भाषा में भी उसका प्रभाव आता है। लेकिन
प्रश्न कर रहा था वह उसे लगता है उनके जो सर्व शुरू होते हैं, जैसे कामायनी के लिए कहा जाता है, श्रद्धा के लिए कहा जाता है कि श्रद्धा काम गोत्र जाए, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मनु की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके तमाम रेफरेंसेस हैं। मनु कहाँ से आ रहा है, श्रद्धा कहाँ से आ रही है, ईड़ा कहाँ से आ रही है, मानव कहाँ से आ रहा है, आकली, किरात, ये सभी पात्र कहाँ से आ रहे हैं? ये सभी पात्र हमारे प्राचीन साहित्य से आ रहे हैं। संस्कृत का जो प्रतिविज्ञा दर्शन है कश्मीर का, वह दर्शन उसमें दिखाई दे रहा है। तो जब ये चीजें आएंगी तो कुछ शब्द संस्कृत के आएंगे, लेकिन संस्कृत हिंदी से अलग नहीं है और हिंदी संस्कृत से अलग नहीं है। अब हम आनंद को अगर हम संस्कृत में आनंद कहते थे तो हम हिंदी में भी आनंद कहेंगे, पाली में भी कहेंगे, प्राकृत में भी कहेंगे, अपभ्रंश में भी कहेंगे, हर में बोलेंगे। भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत और बहुत सरल है। मुझे अच्छा लगेगा कि हम अध्यापकों के बीच में कभी आए और कभी आपके साथ हम कामायनी पढ़ें, तो आपको वो ये चीज़ें महसूस होंगी कि उस तरह की संस्कृत की जो क्लिष्टता हमें अपने आर्ष ग्रंथों में दिखाई देता है, वह क्लिष्टता उसमें नहीं है, वह सहज है, सरल है, हम उसे आपके साथ कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। थोड़ी धृष्टता कहूँ या मेरी जिज्ञासा कहूँ कि 2 सवाल मेरे भी हैं, और चूंकि परिसंवाद का सत्र था तो मुझे लगा कि मेरा काम सिर्फ सवाल तैयार करके ले जाना है, तो मैं पूरी पूरा पुलिंदा में क्या आई पूछने के लिए, तो केवल इसमें से 2 प्रश्न कर रही हूँ। ये पहला प्रश्न है कि तत्कालीन बनारस जबकि प्रसाद लिखना शुरू किए थे, रत्नाकरी प्रभा मंडल में था जिसमें खुद प्रसाद भी शामिल है, फिर वे एक अलग रास्ते की तलाश क्यों कर रहे थे? ये मेरे मन की जिज्ञासा की सुने, ऐसा नया रास्ता कौन सा चाहिए था? और एक दूसरा सवाल है, मैं बच्चन सिंह की पुस्तक पढ़ रही थी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो उसमें दिनकर का लिखा हुआ एक है संदर्भ जिसमें वो श्रद्धा के विषय में कहते हैं और श्रद्धा और तानी औरत के समीप है लेकिन पीड़ा नहीं। तो ये और तानी औरत क्या है और उसके अंतर्गत श्रद्धा ही क्यों आती है या क्यों नहीं आती है? अच्छा हुआ कृति ने बातें की और हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा इतिहास प्रोफेसर बच्चन सिंह, मैं उनकी विद्यार्थी रही हूँ और जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उस समय गुरु जी लिख रहे थे, मैं उनके साथ थी और कभी कभी जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तो वो डिक्टेट करते थे तो मैं उसको लिखती थी, इसलिए मैं उसको जो श्रद्धा के लिए शब्द आ रहा है कि और ताना, और ये शब्द है और तानी या और तानी शब्द है, और ताना बोलेंगे तो वो जेंडर चेंज हो जाएगा उसका, और ईड़ा के लिए उन्होंने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रोफेसर बच्चन सिंह के साथ उनके साहित्य को पढ़कर या उनका जो भी मुझे थोड़ा बहुत जो मैं ज्ञान उनसे प्राप्त कर सकी, हमने ये अनुभव किया कि वो अपनी बात को, क्योंकि वो आलोचना के व्यक्ति थे और निराला पर उन्होंने लिखा और आलोचना के व्यक्ति थे, इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उसका नाम है। अब आप दूसरा इतिहास शब्द सुनकर ही आपको अनुभव हो रहा होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो हो सकता है, दूसरा इतिहास क्या है। तो उनके भाषा में और उनके शब्दों में एक तरह का नयापन रहता था और वो अपनी बात को आलोचना और देश काल वातावरण परिवेश की दृष्टि से जिस तरह से समीक्षाएं व्याख्याएं वर्तमान में चलती थी, उस दृष्टि से वो अपनी बात को कहते थे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं अगर इस बात को थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ, तो जब श्रद्धा की बात होती है तो श्रद्धा हमारे सामने, श्रद्धा और ईड़ा तो मुख्य पात्र हैं। श्रद्धा जब हमारे सामने आती है तो हम देखेंगे कि प्रसाद स्वयं कहते
श्रद्धा का भाव हो वह उसके अंदर स्त्री भाव प्रमुख रूप से विद्यमान होगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दो जेंडर हैं, अलग अलग हैं। और अब जब हमने कहा कि श्रद्धा अगर है तो स्त्री है, तुम स्त्री हो इसका मतलब तुम्हारे पास श्रद्धा है, तो ये श्रद्धा जो है एक बेसिक भाव है एक, और इस श्रद्धा के साथ प्रेम, करुणा, माया, दया, ममता, जितने भी हमारे सकारात्मक भाव हैं वह सब समाहित है। क्योंकि मुझे वो संदर्भ याद आ रहा है कि मनु श्रद्धा से कहते हैं कि श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम ऐसा कायर जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, आओ चले हम दोनों मिलकर इस सृष्टि का जो है फिर से निर्माण करते हैं। मनु झिझकते हैं, श्रद्धा सिर्फ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन, वो आमंत्रित करती है, मैं श्रद्धा हूँ, यहाँ से आई हूँ, ये है ये है ये है, मुझे भारतीय कलाओं का ज्ञान है, बहुत प्रगतिशील स्त्री है, बहुत प्रगतिशील स्त्री है, और मनु को आमंत्रित करती है। तो वो कहती है श्रद्धा उस समय कि मनु मेरा हृदय रत्नों का सौंध है, सौंध माने महल, महल के भीतर रत्नों का खजाना है, दया लो, ममता लो, करुणा लो, मधुरिमा लो, अगाध लो, क्या चाहिए और चाहिए, ये श्रद्धा है। फिर आप देखते हैं कि वो श्रद्धा किस तरह से जीवन का सफर करती है। उसी तरह ईड़ा भी एक स्त्री है जो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो बौद्धिक पक्ष है वह ईड़ा के पास है, उसके पास ज्ञान है, तर्क है। मनु का लक्ष्य यह था कि मानवता का विकास हृदय से, बुद्धि से और मन से। हृदय यानी श्रद्धा, मनु यानी मन, और ईड़ा माने बुद्धि, अर्थात मन, हृदय और बुद्धि, अर्थात इच्छा, क्रिया और ज्ञान। जब इन तीनों का संतुलन एक व्यक्ति में समान रूप से होगा तब मानवता का विकास होगा, तब आनंद की प्राप्ति होगी। तो श्रद्धा और मन ईड़ा को रचने का उनका एक विधान है, अर्थात एक व्यक्ति में तीनों गुणों का होना जरूरी है मानवता के विकास के लिए। को कुमार, को स्त्री, को पुरुष, स्त्री और पुरुष जैविक निर्धारण है। आत्मा एक होती है, आत्मा स्त्री की नहीं होती और पुरुष की नहीं होती। ये अभी हम लोगों के पास 2 लोग हैं और 20 के बराबर हैं, तो बहुत सारे जो प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और आप निश्चिंत होकर प्रश्न कीजिए, सुनिए नहीं, ये बातचीत का सत्र है। अच्छा लगेगा जब आप भी बातचीत करेंगे। 1909 में इंदु का प्रकाशन होता है, और जब इंदु का प्रकाशन होता है तो उस समय बनारस में ही सरस्वती पत्रिका की धूम धड़के के साथ चल रही है। ऐसा क्या होता है कि प्रसाद सरस्वती में शामिल नहीं होते हैं और वह एक नया रास्ता तैयार करते हैं अपनी बात कहने के लिए, और इंदु पत्रिका निकालने लगते हैं, संपादक बन जाते हैं इंदु पत्रिका। तो मैं बहुत सारे प्रश्न हैं, सर अभी बोलेंगे तो उसके बाद मैं प्रश्न भी पूछूंगी। मैं इसके साथ हम लोगों के बीच में